हेलो एवरीवन। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी पर। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। और ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसका हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला हिस्सा भी इम्पोर्टेंट है। इसे मैं 2 क्लास में कवर कर दूंगा आपका। एक क्लास ये रहेगी, इसमें लगभग 20 के आसपास सवाल रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी हम लगभग 20 के आसपास सवाल करेंगे। तो 40 से लेके 50 सवाल हम इसके करने वाले हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री हमने बेसिक वैल्यूज़ वगैरह ये सब पढ़ी ली है। थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस की, तो इसमें सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इनके बारे में पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं हम उन्नयन कोण, और डिप्रेशन एंगल को बोलते हैं हम अवनमन कोण हिंदी में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखेंगे। अगर मान लो आप यहाँ पे हो, अगर ये आप हो, ठीक है, आपकी ये आँख है और आप क्या कर रहे हो, ये जो है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, और ये आपकी आइज़ है। तो अगर आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है, जैसे बर्ड वगैरह, चिड़िया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर की तरफ है, और जो आपकी आँख है ये तो सामने हो गया बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सीधा देख रहे हो आप यहाँ से। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे यहाँ से, ये, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, जो ये लाइन जा रही है आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये क्या है आपकी लाइन ऑफ साइट, यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहे हो। तो जो ये वाला लाइन ऑफ साइट है और जो ये आपकी आंखों के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो इसके बीच में एंगल बनता है, जो कोण यहाँ पर बनता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। यही क्या है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आई बात समझ में। एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आप अपनी आंखों से सामने हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं और आप उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो जो लाइन ऑफ साइट है, जो उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन जा रही है और जो आपकी आंखों के सामने हॉरिजॉन्टल चीज़ है लाइन, उन दोनों के बीच के ही एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात क्लियर हुई होगी सभी को। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा ये तो एलिवेट हो रहा है, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एलिवेशन है ना भाई। एलिवेशन का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ देखना। डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये है आपका आँख, ये आपकी सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है आंखों के सामने, तो अब आप क्या करोगे, मान लो आप ऊपर हो कहीं पे, नीचे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो आप उसे देखते हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी अब आपके लिए, है ना। तो आप इसे देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो अब जो ये लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, जो इसके बीच में एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण। तो ये हो गई भाई डेफिनेशन एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ बनेगा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच देता हूँ हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली के, ठीक है, क्या खींच दी हमने, पैरेलल लाइन। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये आपका क्या हो गया, ये हमने क्या खींच दी, ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल खींची है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात सभी को। अब देखिए, अगर हम आगे चलें तो इसके लिए हमें कुछ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले हम क्वेश्चन करा करते थे उसमें हम साइन थीटा टेन थीटा ऐसे लगा के और क्वेश्चन सोल्व करा करते थे। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो 9th 10th में हमने क्वेश्चन किए हैं पहले हाइट एंड डिस्टेंस के,
लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई अलग क्वेश्चन आ गया जिसमें ज़रूरत ही पड़ेगी तो वहाँ तो आपको यूज़ करने पड़ेगा। लेकिन जो एसएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं और जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम क्या रेशो से सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होगा हमारे लिए, रेशो होगा। उसमें टाइम भी कम लगेगा और आपकी स्पीड भी अच्छी खासी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल देखते हैं। जैसे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, ऐसे अगर मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये आपका कितने डिग्री का 30 डिग्री, और ये आपका कितने डिग्री का 60 डिग्री, ठीक है जी। ये ए, बी और ये सी, सही बात है। अब देखो, आपको पता है अगर मैं 10 30 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 10 30 डिग्री की, तो 10 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, सही बात है। अच्छा, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, नहीं, यानी कि ए बी की वैल्यू तो 1 यूनिट रही होगी, ए बी की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 यूनिट, और बी सी की वैल्यू कितनी रही होगी भाई, √3। बताओ ये बात क्लियर रहेगा। तो अब ए सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तुम, ये कितनी आ जाएगी आपकी, तो ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा कंप्लीट, ये एक है, ये √3 है, और ये दो। तो अब हम रेशो की बात करते हैं। अगर वैसे इसकी ज़रूरत तो है नहीं याद करने की, तुम वहाँ पे भी लिख के कर सकते हो, पर फिर भी अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो थोड़ा सा टाइम तो और बचेगा। जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट, कितनी डिस्टेंस है। अगर मैं 60 डिग्री के सामने की बात करता हूँ तो उसके सामने कितनी डिस्टेंस है, √3 यूनिट्स। और अगर 90 डिग्री के सामने की बात करो तो वहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, 2। तो अगर 30 60 90 ट्रायंगल है, अगर 30 60 90 ट्रायंगल है तो हमेशा रेशो यही रहेगा। जो साइड्स हैं उनका रेशो क्या रहेगा, 1/√3/2। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने, ठीक है, इसमें 30 60 90 ट्रायंगल, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे अगर 30 60 90 ट्रायंगल है तो आप फटाफट 30 डिग्री है जैसे, तो 1/√3 2, तो देख सकते हो यहाँ से भी 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो बना के देख भी सकते हो। अगर याद है तो वो तो सबसे बेस्ट है। क्लियर हुई ये बात। हाँ, इसके बाद एक ट्रायंगल और है आपका, 30 60 90 तो बना लिया हमने। जैसे मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, अगर मैं बात करूँ ये ए, बी और सी, मान लीजिए अगर ये कितने डिग्री का हो जाता है, 45 डिग्री का, तो बचा हुआ भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। 10 45 तुम्हें पता है 1 होता है, यानी कि ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, √2, कितनी हो जाएगी, √2। क्लियर है बात ये। तो बस 90 45 45, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या होता है, ये तो √2 होगी, रेशो ये 1 रेशो, तो ये इस रेशो में रहेगी साइड्स, ठीक है। साइड्स किस रेशो में रहेंगी, √2/1/1। क्लियर है बात सभी को। ठीक है। अब देखो, जैसे ये था पिछला वाला, ये यूज़ कैसे होंगी चीज़ें, जैसे मान लो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ एक, अगर ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। और जैसे कह देता हूँ मैं कि ये वाली साइड जो है आपकी, ये वाली साइड मान लेते हैं कितनी है, 15/√3, कितनी, 15/√3। तो बाकी दो साइड बतानी है आपको। देखो ये 30 है तो ये 60 है, ये तो 90 हो गई, है ना, ये तो 90 राइट एंगल ट्रायंगल, ये 30 और ये कितना होगा 60। अब 30 के सामने नहीं है, यानी कि 60 है, 60 के सामने क्या है, 15/√3, लेकिन 60 के सामने रेशो क्या होता है, √3, यानी कि जो √3 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15√3, यानी कि एक की वैल्यू निकाल सकते हो आप। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और आपको पता है 30 के सामने क्या होता है, एक, यानी कि ये कितने यूनिट आ जाएगा, 15 यूनिट डायरेक्ट। ये एक है तो ये कितना होता है, दो, ये कितना होता है, दो, 15×2 = 30, यानी कि ये साइड कितनी आ जाएगी, 30। तो तुम इतनी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे साइड की लेंथ दे रखी थी तो रेशो पता है तुम्हें, 1/√3 2, तो जी जोन सी साइड भी दे रखी है उससे कंपेयर करो, सारी निकाल दो। √3 की दे रखी थी तो एक की निकाल ली, फिर दो की निकाल दी। अगर यहाँ पे दे के रखता तो इसकी निकालते, फिर इन दोनों की वैल्यू निकाल देते। क्लियर होगी बात। आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जब बताऊँगा और अच्छे से। तो 30 60 90 और 45, ये वाले ट्रायंगल हमने लिए पढ़, है ना। एक ट्रायंगल और है आपका, उसे और देख लो, इम्पोर्टेंट है। आता तो नहीं है पेपर में, पर कभी कभी अगर अच्छा क्वेश्चन बनाए तो दे देता है। 15 75 और 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। जैसे कि ये मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ए बी, अगर ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, 15 डिग्री, ये वाला दे रखा है कितना, 75 डिग्री, और ये कितना है,
90 डिग्री। ठीक है, अब देखो तुम्हें 15 निकालना है, 10 15। ठीक है, 10 15 आराम से निकाल सकते हो। कैसे? 10 45 - 30, ये वैल्यू याद कर लेना, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ। 10a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो 1 - 1 अपॉन √3 अपॉन 1 + 1 अपॉन √3, यानी कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये बात तो क्लियर है सभी को? 10 15 की वैल्यू होगी ये। 10 होता क्या है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसकी वैल्यू तो आ गई √3 - 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √3 +। अब हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज आ जाती है 2√2। तो ये ट्रायंगल तो आपके याद होना चाहिए, कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो इस ट्रायंगल की वजह से हम बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 15 75 और 90 है ना, 15 75 ये एंगल है, और इसके सामने वाली साइड 15 के सामने क्या है? √3 - 1, इस रेशो में होगा। 75 के सामने क्या है? √3 + 1, और 90 के सामने क्या है? 2। तो जो साइड्स का रेशो है वो ऐसा होगा किसमें? 15 75 और 90 डिग्री ट्रायंगल में। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? चले, अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं पेपर में आजकल। 30, जैसे कह देगा कि भाई कोई एक शिप है, उसका एंगल, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, फिर वो कुछ समय बाद क्या हुआ, पास आ रही है ना, कोई टावर या कोई बिल्डिंग उसके पास आ रही है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, कितना? 60 डिग्री हो जाता है। तो दो ट्रायंगल बना देता है वो एक ही फिगर में। तो उसके लिए क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें बिल्कुल भी, ऐसे ही हम क्या कर पाएंगे? सोल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो ये है, जैसे कह रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो ये कोई टावर है, बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई शिप आ रही है, यहाँ से कोई आ रही है, कोई शिप आ रही है, और वो इस तरफ जा रही है। मान लेते हैं ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो कुछ आगे जाने के बाद, अब देखो जब थोड़े पास जाओगे बिल्डिंग के, तो तुम्हें गर्दन ऊपर उठा के देखनी पड़ेगी, यानी कि एंगल क्या है? बढ़ जाता है। ये 30 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का है? मान लेते हैं 60 डिग्री। ये ज़्यादा आते हैं 30 60 ट्राइंगल, 30 45 45 60, है ना। तो इन्हें एक बार देख लेंगे, फिर जो क्वेश्चन होंगे उनमें तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ये आ गया ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल है, अभी से थोड़ा सोल्व करके देखना है हमें। A B C, और ये मान लेते हैं D। जैसे मान लो, अभी भूल जाओ, छोटे वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 10, ये 60 है, 10 60 तुम्हें पता है क्या होता है? √3/1 होता है, नहीं? तो 10 60, तो ये तो √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ये कितने यूनिट होगा? 1 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ बड़े वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ABD में, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल? ये 30 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। अब देखो, ये 1 होना चाहिए था, और ये पूरी कितनी होनी चाहिए थी? √3। लेकिन ये पहले से √3 है, भाई ये होना फिलहाल 1 चाहिए, लेकिन ये क्या है? √3, यानी कि √3 की मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे, और ये √3 होना चाहिए, तो √3 में फिर क्या करना पड़ेगा? √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि जो ये यूनिट है ये कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3। बताओ ये बात समझ में आई क्या? भाई हमने सबसे पहले छोटा ट्रायंगल देखा 10 60, ये √3 आ गई और ये 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब बड़े ट्रायंगल में जा रहे हैं, ये 30 डिग्री है, 10 30 होता है हमारा कितना? 1/√3। लेकिन हम इसे पहले ही √3 लिख चुके, और ये तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ये यहाँ से 1 आ रहा है, तो हमने क्या करा? 1 क्या रहना चाहिए? रेशो। भाई अगर ये साइड 1 है, तो इसका रेशो कितना होना चाहिए? ये √3 होनी चाहिए। लेकिन ये √3 था पहले से, यानी कि 1 में √3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो नीचे √3 आना था यहाँ पे, तो हमने क्या करा? उसमें भी √3 की मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि पूरा कितना हो गया? 3 यूनिट। कितने यूनिट हो गया? 3। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो बस यही है लॉजिक यहाँ पे, क्योंकि देखो अब रेशो मेंटेन हो गया, ये √3 है और ये 3 है। अगर तुम 10 30 निकाल के देखोगे, तो क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा, कट जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है। अब देखो, ये √3 आ गया था, √3 बराबर कर लिया हमने दोनों तरफ। ये कितना है? 1 यूनिट। ये कितना था? 1 यूनिट। और ये पूरा कितना है? 3 यूनिट। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये बचा हुआ कितना बचेगा? 2 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो, तो ये वाला ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? 30 60 ट्रायंगल क्लियर हुआ सभी को? चलो, अब देखो दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ
जैसे ये ले लेते हैं एक ट्रायंगल और ए बी सी डी। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल दे रखा है हमें कितना 45 डिग्री, 60 कर लीजिए इसे 60। एक मिनट एक मिनट। ये देखो ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कितना है 60 डिग्री और ये वाला कितना है 45, इसे समझ लेना इस बार यहाँ पे, है ना। अगर पहले समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे देखना। हम छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। टेन 60 क्या होता है √3/1, यानी कि ये तो √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर है बात, अभी से भूल जाओ छोटे वाले ट्रायंगल को, ये लेंथ रखो बस। अब 45 डिग्री की बात कर रहा हूँ, बड़े वाला ट्रायंगल टेन 45 क्या होता है 1, यानी कि ये भी 1 रहा होगा और ये भी 1 रहा होगा। लेकिन ये 1 तो नहीं है, ये क्या है √3, तो √3 का रेशो बना लो। यानी कि अगर ये √3 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए √3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए √3, क्योंकि ये भी 1 है तो ये भी पूरी 1 होती है। बिकॉज टेन 45 इज इक्वल टू 1/1, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी डी। लेकिन ए बी √3 है तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी की पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी √3। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे डी सी जब निकालना होगा ना पूरा √3, ये 1, तो डी सी कितना आ जाएगा √3 - 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी √3 - 1। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तुम्हें इसमें से किसी एक की वैल्यू दे के रखेगा और या तो ये पूछेगा या ये या फिर ये पूछ लेगा। ठीक है, तो हम वो आसानी से क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। आई बात समझ में। चलो एक ट्रायंगल और बचता है हमारा, इसे और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये बता दिया गया कितना 45 डिग्री और ये कह दिया हमें कितना 30 डिग्री। ठीक है जी। अगर 45 डिग्री है, 45 में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करो, ये भी 1 ये भी 1। अब टेन थर्टी बड़ा ट्राइंगल, टेन थर्टी होता है 1/√3। देखो ये 1 पहले से ही है तो अच्छा हो गया तुम्हारे लिए, यानी कि इस पूरे की लेंथ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या √3। तो बस अब कुछ नहीं करना। अगर डी सी निकालना है तो बताओ पूरा √3 और ये 1, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी √3 माइनस के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ना। इन्हें अपनी कॉपी में नोट करना और एक बार अच्छे से समझना। ठीक है, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो फटाफट। ए लैडर इज बेंट ऑन द वॉल एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन सच ए वे दैट कोस थीटा इज 5/30। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई दीवार है और यहाँ पे कोई क्या रखी हुई है सीढ़ी रखी हुई है और ये एंगल कितना बना रही है थीटा। कितना एंगल बना रही है थीटा। और इसने कह दिया कि जो कोस थीटा है वो कितना है 5/30। छोड़ो अभी से। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर। जो हाइट है इसकी, इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर, हाइट ऑफ द टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर। ठीक है, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी है 18 मीटर। ये हमें कितना दे रखा है 18 मीटर। तो हमें क्या बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो जो लैडर है उसकी दीवार से कितनी दूरी है ये बताना है डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा हमें क्या दिया गया भाई कोस थीटा दे रखा है कितना 5/30। ठीक है, और जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर ये 5 यूनिट होगा तो ये कितने यूनिट रहा होगा 13 यूनिट रहा होगा। अच्छा 5 13 राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 का, तो ये वाली परपेंडिकुलर कितने यूनिट रहा होगा 12 यूनिट रहा होगा। बताओ ठीक है क्या। लेकिन एक बार बताओ हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, जो सीढ़ी की दीवार जहाँ पे लगी हुई है टॉप यहाँ से, इसकी दीवार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 18 मीटर। यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 18 मीटर। तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 18 मीटर। तो एक की बता सकते हो कितनी हो जाएगी 18/12। और हमें क्या बताना है डिस्टेंस ऑफ द बेस फ्रॉम द फुट ऑफ लैडर, बेस की डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू ये तो 5 की नहीं निकाल सकते, इंटू 5 कर दो। 6 से 2 बार 6 से 3 बार, यानी कि 15/2, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7.5।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, बताओ दोस्तों, क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आसान, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलें आगे, चलो। A ladder leaning against a wall, making an angle theta with the horizontal ground, such that cosec theta is 37 upon 35. ठीक है। If the foot of the ladder is 10 point, अच्छा जो फुट है लैडर, लैडर का फुट यही होगा, और दीवार का ये है, तो दीवार से कितनी दूर है ये? 10.8 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है तुमने। ठीक है। फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ लैडर टचेज द वॉल। तो हाइट बतानी है इस पॉइंट की, ठीक है, यानी कि इसी ये बताना है तुम्हें ए बी, जहाँ पे सीढ़ी टच करती है, तो ए बी की डिस्टेंस बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दे रखा है? कोसेक थीटा कितना? 37/35, यानी कि ये 37 है ना, 37 यूनिट। और कोसेक थीटा क्या होता है? ये 35, ये कितना है? 35। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, 35 37। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब ट्रिपलेट याद है अगर तुम्हारे, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। 12 35 37 होता है शायद ट्रिपलेट। बताओ क्लियर है क्या या नहीं? ट्रिपलेट जो होता है वो 12 35 37 का होता है या नहीं होता? होता है। तो ये 35 है, ये 37 है, तो ये कितना यूनिट होना चाहिए? 12 यूनिट होना चाहिए। लेकिन हमें लेंथ बता कितनी रखी है? 10.8 मीटर, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.8 मीटर। एक यूनिट की निकाल सकते हो, 12 9 = 108, यानी कि 0.9। एक यूनिट किसके बराबर है? 0.9। हमें लेकिन क्या बताना है? उस पॉइंट की हाइट बतानी है जो यहाँ पर सीढ़ी टच करती है, यानी कि इसकी, यानी कि हमें 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 × 0.9, 9 5 = 45, 9 3 = 27, 4 31, यानी कि 31.5 मीटर। ऑप्शन नंबर। क्लियर बात सभी को? तो ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे और इजी थे, पेपर में आ भी जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है, एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ लैडर एंड द वॉल इज 60 डिग्री, ठीक है। जो आपका एंगल है बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, ये रहा फुट ऑफ लैडर, और ये इसके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और जो फुट ऑफ द लैडर इज, कितनी दूर है भाई ये? 3.6 मीटर क्या है? दूर है दीवार से। तो बताओ लैडर की लंबाई कितनी? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तुम्हें अगर ध्यान हो, 60 30 90 ट्रायंगल बन गया, बना नहीं बना? अब जैसे ही 30 के सामने, अगर तुम्हारे याद हो अभी मैंने करवाया था, 30 60 90 में क्या होता था? अगर ये 1 है, ये √3 होता था, और ये कितना होता था? 2 होता था। याद आया नहीं? 30 के सामने क्या है? 3.6, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3.6। हमें क्या बतानी? लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर क्या है? ये है सीढ़ी की लंबाई। 90 के सामने क्या आना चाहिए? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 3.6, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 7.2। खत्म सवाल। आंसर कितना आ जाएगा? 7.2। बताओ क्लियर है क्या? इजी क्वेश्चन। द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। भाई पेपर आ रहे हैं ना, अपनी तैयारी कर दो सही से स्टार्ट। 1 1.5 महीना बचा है, सीजीएल भी जुलाई में है, फिर उसके बाद CHSL भी हो जाएगा, CPO का भी एग्ज़ाम है। तो अपनी मेहनत स्टार्ट कर दो, और सेलेक्टेड सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ो। ये नहीं है इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, फिर ना तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो पाएगा ना वहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। और अपनी कोई एक बुक फॉलो कर लो प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो टेस्ट दो, ठीक है। इसके अलावा इधर उधर चक्कर में मत पड़ो। पेपर का लेवल आसान आ रहा है, तुम आसान क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, अगर उन्हें कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। शैडो ऑफ वर्टिकल टावर, चलो मान लीजिए ये टावर है, AB हाइट का, ये क्या है? हमारा टावर है। तो मान लो सूरज यहाँ होगा, तो इसकी परछाई पीछे पड़ेगी, यानी कि ये क्या होगी? इसके नीचे परछाई होगी। तो इसने कहा जो शैडो है ना वो √3 गुना है उसकी हाइट की। चलो सबसे बढ़िया है, मान लेते हैं हाइट 1 है,
तो शैडो की हाइट कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। बताओ ठीक है क्या। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना सन का, ये सन था है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही बनेगा, ये थीटा, यही बताना। बताइए ये तुम्हें 1/√3 नहीं दिख रहा, अगर टेन थीटा की बात करता हूँ तो 1/√3 नहीं दिख रहा। एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा, 30 डिग्री का, यानी कि आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो, ए गर्ल 1.2 मीटर टॉल कैन जस्ट सी द सन ओवर ए 3.62 मीटर टॉल वॉल। एक लड़की है कितने मीटर लंबी, 1.2 मीटर लॉन्ग, कैन जस्ट सी द सन ओवर ए 3.62 टॉल वॉल विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम। इससे कितनी दूर है भाई दीवार, 2.42 मीटर, ठीक है। और कोई एक दीवार है कितने मीटर लंबी, 3.62 मीटर लंबी। तो यहाँ पे ये क्या देख सकती है, सूरज को देख सकती है इसके तुरंत ऊपर। तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अच्छा, लड़की यहाँ खड़ी है, तो लड़की की आंखें तो ऊपर ही होंगी, तो यानी कि वो यहीं से देखेगी सूरज को, तो यानी कि ये एंगल बन रहा होगा, ठीक है। बताओ बन रहा होगा नहीं। इसे मैं हॉरिजॉन्टली पैरेलल खींच देता हूँ नीचे वाली लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो ये वाला होगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, ये 1.2 है हाइट, पैरेलल लाइन खींची है, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी। अच्छा, ये पूरी दीवार की हाइट कितनी है, 3.62 मीटर, तो 3.62, अगर मैं इतने वाले पार्ट की बात करता हूँ इसकी हाइट क्या होगी, तो बता सकते हो, 2.42। बताओ हो जाएगी या नहीं। अच्छा, ये पैरेलल खींची थी हमने, ये 2.42, तो ऊपर वाला भी बराबर ही होगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 2.42 मीटर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, हमें थीटा बताना था, ये भी 2.42 है, ये भी 2.42 है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन पे, दोनों बराबर है ना, बराबर कब होते हैं, 45 डिग्री में, तो 1 आ जाएगा वैसे भी कट के भी, तो टेन थीटा 45, यानी कि थीटा कितना है हमारा, 45 डिग्री। तो जो एंगल है वो कितना रहा है भाई, 45 डिग्री। क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 123 मीटर। चलो, जो काइट है वो 123 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, उड़ रही है। ये होगी हमारी काइट। इट इज एज्यूम टू बी स्ट्रेच स्ट्रेट। जो स्ट्रिंग है, जो उसका धागा है, वो क्या मान लिया, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि इसमें कोई झोल नहीं है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, ठीक है। और ये 60 डिग्री बना रहे हैं ग्राउंड के साथ, बना दिया। तो बताओ धागे की लंबाई कितनी है, यानी कि ये वाली लेंथ पूछी है। तो ये तो तुम आराम से बता सकते हो भाई, है ना। 60 के सामने क्या होता है रेशो, √3, और ये कितना होता है, 2। याद है ना 30 60 90 ट्रायंगल, तो बस √3 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। बताओ √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 123। एक की बता सकते हो कितनी हो जाएगी, 123/√3, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, 2 की, तो 123/√3 गुना 2, कितना आ गया भाई मेरे, 240। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा, तो ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 8 24, 82√3। लेकिन 82√3 तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं भी, कोई बात नहीं। √3 तुम्हें पता कितना होता है, 1.732, ठीक है। तो 82 इंटू 1.732। अच्छा ये बात बताओ, 82 बन जाए तो 82 रहेगा, प्लस ये जो 0.732 है, मैं इसे क्या 3/4 लिख लूँ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 3/4 किसके इक्वल होता है, 0.75 के। 0.73 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 75 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो अब 82 का क्या निकाल देंगे, 3/4 निकाल देंगे। इसे 20 बार ही मान लो तुम, कितना मान लो, 20 बार, 20 या 60, 82 प्लस 60, अप्रोक्स निकाल रहा हूँ मैं, 142, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 142। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्या कर लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी को, क्लियर हो गया। चलो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 142। ठीक है भाई, तो कोशिश करा करो कि अप्रोक्सीमेटली जल्दी से आंसर कैसे निकाल सकते हो, तो उसका तरीका तुम्हें देखना पड़ेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 53 एंड 117। दो बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये 53 की है, और ये वाली बिल्डिंग आपकी 117 मीटर की है, ठीक है। और डिस्टेंस इसके बीच में दे रखा है हमें कितना, 136 मीटर। ये मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ही एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा
और कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता नया। ठीक है, अब इसने कहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन, ओ ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, डिस्टेंस तो इसने पूछ रखी है ना, ये हमें दूसरी डिस्टेंस दे रखी है इसने। द डिस्टेंस बिटवीन टॉप, जो इनके टॉप है सीड्स, है ना, इनके बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है भाई, कितनी, 136 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। हमें क्या बताना है, ये बताना है इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं इसे पैरेलल खींच देता हूँ, मिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई। ये 53, ये 117, तो ये भी 53 होगी, बताओ होगी या नहीं होगी। तो ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो कितनी आ जाएगी, बताओ। 7 में से 3 गए 4, 11 में से 5 गए 6, बताओ कोई दिक्कत है क्या। ये आ गया 64, ये आ गया 136, तो क्या तुम ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, सवाल खत्म। ट्रिपलेट निकाल, ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। देखो 8 इंटू 8 1 8, 8 7 56, इसे क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 8। बताओ 8 को भूल जाओ, 17 और ये 8, क्या 8 15 17 का ट्रिपलेट नहीं होता। तो बताओ यहाँ 15 आएगा नहीं आएगा। अच्छा 8 हमने छोड़ रखा है मल्टीप्लाई करे बिना, तो 8 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी वापस। तो 15 अट्ठे 120, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 120। और यही दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी सेम। तो यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 120 मीटर। ठीक है, तो ऐसे रेशो का यूज़ करके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। यानी कि जो इसने कहा, टेंजेंट का मतलब क्या है, टेन थीटा की बात करता है वो। ठीक है, अब मान लो कोई पॉइंट पी है, जैसे ये है, टावर है, ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट पी है। तो ये टेंजेंट कितना है, 3/4, यानी कि अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 यूनिट। अच्छा पॉइंट पी है ये, अब कह रहा है ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स। अच्छा ये अब इसके पास आ रहा है, टावर के पास, यानी कि पी यहाँ होगा, तो टूवर्ड्स का मतलब इधर की तरफ चल रहा होगा, ये चल दिया इधर, चला मान लो कितना चला, 560 मीटर चला। अब यहाँ पहुँच गया होगा 560 मीटर चलने के बाद। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 4/3। ओह, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, 4/3। भाई जब यहाँ था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 3/4। टेंजेंट कितना, 3/4। टेंजेंट का मतलब अगर ये 3, तो ये पूरा कितना रहा होगा, 4। क्लियर है ये बात सभी को, बताओ कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अब दूसरी बार क्या कह रहा है, जब 560 मीटर चल दिया, यानी कि अब यहाँ क्या होगा, अब जो टेंजेंट है वो कितना हो गया, 4/3। यानी कि अभी यहाँ पे है इस पॉइंट पे, यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, यानी कि कितना हो गया होगा, 4, और ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा, 3। बताओ भाई क्या बात समझ में। भाई पहला टेंजेंट बताया इसने 3/4, जब यहाँ पे खड़ा है पी पॉइंट पे, तो ये 3 और ये पूरा कितना होगा, 4 इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, अब 560 मीटर आगे आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया होगा, अब ये बन रहा होगा ट्रायंगल, यहाँ पे टेंजेंट कितना हो गया, 4/3, यानी कि ये 4 और ये कितना, 3। अब मुझे तुम एक बात बता दो, टावर की हाइट बतानी। टावर की हाइट एक बार तो बता रहे हैं 3 है, एक बार कह रहा है ये 4 है, तो 3 और 4 हो सकती है क्या टावर की हाइट। टावर की हाइट तो इक्वल होगी ना, तो इक्वल करनी पड़ेगी। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम ले लो। यानी कि हमने टावर की हाइट कितनी मान ली, 12 मान ली। कितनी मान ली, 12। अब देखो 3 को किस में चेंज करा हमने, 12 में, यानी कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई करी होगी, 4 की। तो पीले वाला ये था 3 और पीले वाला क्या था, 4, क्योंकि ये टेंजेंट का रेशो 3 और 4 दे रखा था, इसलिए मैंने चेंज कर लिया मार्कर, ताकि हमें पता रहे। 3 में किसकी मल्टीप्लाई करी हमने, 4 की, तो 4 में भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की, यानी कि अब एक्चुअल में हो कितना जाएगा, 16। ठीक है, अब देखो 4 को 12 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की। तो फिर 3 जो था, 4 और 3 का रेशो मेंटेन भी तो रखना है ना, 4 में 3 की मल्टीप्लाई करी, तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 की, यानी कि एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है, 9। तो अब बिल्कुल सब बराबर हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी कितनी है, 12, ये हाइट कितनी है, 12, तो देखो ये 9 आ गया, 12 और 9 का मतलब क्या है, 4 और 3 का रेशो है। तो अगर ये 12 है तो ये पूरी कितनी है, 16, तो ये 3 और 4, देखो दोनों तरफ मेंटेन हो गया मामला। आई बात समझ में, ये बन गया 12, ये बन गया 9, और ये पूरा बन गया 16। जब ये पूरा 16 है, 16 में से 9 गए तो ये कितना बचेगा, 7, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, 7 यूनिट। सवाल देखो ख़त्म, क्योंकि उसने बता रखा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 560, यानी कि 7 की वैल्यू 560। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। हमें क्या बताना है भाई,
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू 80, 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 मीटर। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। टावर की हाइट एक बार 3 आ रही थी, एक बार 4 आ रही थी, पहले बराबर करा 12, फिर 3 यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसमें भी किसकी 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो क्या रखना है सेम। क्लियर है मेरे हिसाब से, है ना। और करेंगे, एक क्वेश्चन और रख रखा है मैंने ऐसा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टॉप टावर, मान लेते हैं ये टावर की हाइट कितनी दे रखी है 135 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट पी एंड क्यू। अब टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, और एक ये होगा, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। चलो, ऑन पी एंड क्यू ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस ऑफ टावर ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड इज थीटा एंड फाइव सच दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। देखो ये पहले वाला थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा का ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था तुम्हें पहले भी, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा है तो ये यहाँ से अल्टरनेटिंग एंगल से ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये कितना क्या रखा है इसने 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बात। दूसरे वाला लिख लेंगे अलग इंक से, साइन फाई। अब मान लो फाई होगा डिप्रेशन एंगल, ये फाई, ये कितना दे दिया 5/89। साइन फाई का मतलब क्या होता है भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5 अपॉन 89 क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी कि 89 किसकी लेंथ है इसकी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये 5/√89। अच्छा अब एक बार बताओ, अगर ये 5 है और ये क्या है √89, तो ये पूरी लेंथ बता सकते हो तुम इस वाले ट्रायंगल में। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 89 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना बचा 64, 64 का अंडर रूट कितना 8, यानी कि ये कितने यूनिट होगा 8 यूनिट अभी के हिसाब से। ठीक है, अगर ये 5 यूनिट है या 8 यूनिट है या √89, ये 3 और 4 का रेशो था। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, ये टावर की हाइट है, इस वाले टेंजेंट रेशो से कह रहा है 3/4 है, साइन वाले से कह रहा है ये 5 है, ये अलग है, यानी कि ये तो एक तो 3 आ रही और एक ये 5 आ रही, तो यानी कि इन्हें बराबर करना पड़ेगा ना, अलग अलग थोड़े हो सकती है। तो एलसीएम ले लो, यानी कि हम हाइट कितनी मान लेते हैं 15 यूनिट। अब बताओ नीले वाले को 3 से 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कर दी वो तो मैंने 15 जब भी हुआ, यहाँ पे भी तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक्चुअल में ये कितना हो गया 20, ये वाली। क्लियर। अब देखो 5 से 15 बनाने में किसकी मल्टीप्लाई लगी होगी 3 की, तो ये 8 था, तो एक्चुअल में इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी 3 की, तो ये एक्चुअल में कितना होगा 24, तो यानी कि ये डिस्टेंस तो 20 आ गया, ये पूरा कितना आ गया 24, और ये कितना मान लिया हमने 15। आई बात समझ में। अब देखो ये पूरा 15 है, हाइट हमें इस बार दे रखी है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 135, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 7 मीटर। एक यूनिट पता चल गया। हमें बताना है डिस्टेंस पी और क्यू के बीच में, ये पी था ये क्यू था, पी और क्यू के बीच में। अब ये पूरा तो 24, ये 20, यानी कि ये कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की एक की 7, तो 4 की कितनी 7 चौक 28 मीटर, यानी कि जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 28 मीटर्स। कहीं गड़बड़ हो गई क्या भाई, 3 4 89, 8, ये कितना था 3 4, सही है 15 बनाया ना, 5 की मल्टीप्लाई 5 चौक 20, ये 3, ये 8 दिया 24, 4, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 15 9 जा 135 भाई, तो 9 4 जा 36 सही कर रखा है, देखो वहाँ 105 सोच के 7 बार चला रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 मीटर, ऑप्शन नंबर। क्लियर सभी को। चले आगे। देखो यहाँ से कितने आसान हो गए, वरना तुम क्या करोगे एक बार साइन फाई लगाओगे, फिर इसे इक्वल करोगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करोगे टेन फाइव में, तो बहुत टाइम लग जाएगा, साइन टेन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रेशो लिखो और सोल्व करो। A ladder is placed against a wall such that, ये दीवार है, ये लैडर है, इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, कि ये क्या गया बिल्कुल टॉप पे ही पहुंचती है। फुट ऑफ द लैडर एट डिस्टेंस 6 मीटर, ये कितनी दूर है
6 मीटर दूर है, फुट दीवार से। फ्रॉम द वॉल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर इज 15 डिग्री। टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर, ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 15 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर। देखो मैंने कहा था तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाएगा, आ गया। 15, 90, 75। अगर तुम्हारे रेशो याद होगा तो मुड़ा दोगे। 15 के सामने कितना होता है, √3 - 1। 75 के सामने √3 + 1, और ये कितना होता है, 2√2। लेंथ ऑफ लेटर बताना, यानी कि 2√2 निकालना। अब बताओ तुम्हें ये तो पता, √3 + 1 की वैल्यू कितनी है? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/√3 + 1। हमें किसकी बतानी, 2√2 की। तो 6/√3 + 1 इंटू 2 रूट। सही है। अब मैं क्या कर रहा, रेशनलाइजेशन कर रहा, √3 - 1 √3 - 1 की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा अपना 6 × 2√2, इसे रहने दो ऐसे ही। यहाँ √3 - 1 भी रहने दो अभी। ये 3 - 1, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म कर लो अब। ठीक है, तो ये हो गया 6/√2, इसे ब्रैकेट में रखो थोड़ा सा, √3 - 1। तो ये हो गया 6√6 - 6√2। तो जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? ठीक है। अगर तुम्हारे वो जो ट्रायंगल, अगर तुमने देखा होगा सही से 15, 75, 90 वाला, तो रेशो से देखो सवाल कितनी जल्दी हो, क्योंकि रेशो याद है हमें, 15 के सामने √3 - 1, 60 के सामने √3 + 1। डायरेक्ट कंपेयर कर दिया और जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो लेंथ हमने निकाल दी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट। टावर के टॉप से जो डिप्रेशन है दो ऑब्जेक्ट के ग्राउंड पर, और दोनों किस तरफ है, सेम साइड। मान लो टावर होगा, दो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ले लेते हैं, एक ये एक ये। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो बताओ 30 डिग्री वाला तो यही होगा, 60 डिग्री वाला कौन सा होगा, ये होगा रेस्पेक्टिवली। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, अच्छा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 400√3। कितना है, 400√3। ठीक है। PQR द हाइट ऑफ द टावर इज, हमें क्या बतानी, हाइट। अब ये ट्रायंगल आ गया, वे दो ट्रायंगल जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़े, है ना। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, पेपर के फेवरेट सवाल है। 10 60 का मतलब होता है √3, यानी कि ये √3 रहा होगा, ये बन रहा होगा। 10 30 का मतलब 1/√3, 1/√3 यानी कि एक होना चाहिए, लेकिन ये एक नहीं है, √3 है। तो कोई नहीं, ऊपर वाले को √3 मान लो। अब नीचे वाला √3 होना था, लेकिन 1 की वैल्यू √3, तो √3 क्या बन जाएगा, ये पूरा कितना बन जाता है हमारा, 3। तो ये वाला ट्रायंगल कहाँ है, रुको 1 मिनट। ये देखो, अच्छा वो हटा रखा है मैंने, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया हमारा, 3 आ जाता है पूरा। अब जब ये 3 आ गया तो ये बचा हुआ कितना होगा, भाई ये पूरा 3 है, ये 1 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट। और 2 यूनिट की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 400√3। भाई ये सेकंडों में हो जाते हैं सवाल, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200√3। हमें बतानी थी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है, √3। यानी कि हमें वैल्यू बतानी है किसकी, √3 की। तो 200√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 600। यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा भाई, 600 मीटर। आई बात समझ में? भाई 60 √3 और 1, 30 का मतलब क्या है, 1/√3। ये एक तो है नहीं, ये √3 है, यहाँ √3 होना चाहिए था, तो ऊपर √3 की मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 की मल्टीप्लाई, तो ये पूरा कितना, 3 हो जाता है। खत्म सवाल। ये देखो, फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स P and Q। कोई दो टावर होंगे P Q, बिल्कुल इनके मध्य बिंदु से, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट, मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री 60 डिग्री। इसका कितने डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। और इसका कितना है भाई, 60 डिग्री। ठीक है। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ P to Q, P से Q की हाइट बतानी। और कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये क्या दे रखा, मिड पॉइंट दे रखा। अच्छा मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। बताओ सही बात है या नहीं। चलो अब 10 60 की बात करता हूँ मैं, √3/1 होता है, यानी कि ये कितना होगा, √3, और ये कितना होगा, 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या, सही है। अब ये 30, 10 30 कितना होना चाहिए था, 1/√3। कितना होना चाहिए था, 1/√3। लेकिन
अंडर रूट 3 तो यहाँ नहीं है, यानी कि अंडर रूट 3 की जगह क्या है 1, तो 1 की जगह क्या होगा 1/√3। बताओ होगा या नहीं होगा। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। बताओ सही है क्या। हमें क्या बताना था, रेशियो बताना था पी और क्यू की हाइट। पी आ गया कितना 1/√3, क्यू आ गया कितना अंडर रूट 3। जब सोल्व करोगे ये √3 उधर मल्टीप्लाई में √3 × 3 1, यानी कि जो टावर की हाइट का रेशियो है वो कितना है हमारा 1:3। आई क्या बात समझ में। दोबारा देख लो। ओह, ये तो गलत बन गया। देखो फटाफट, मिड पॉइंट है। हाँ जी देखो आओ, ये कितना बता रहा था 30 डिग्री, और ये कितना बता रहा था 60 डिग्री। ये वन क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट कह रखा। समझ गए बात। मैं कह रहा था 60 है, ये √3 है, तो ये 1 है। अब ये 10 30 है, 1/√3 होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 है, यानी कि √3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की कितनी होगी 1/√3। तो ये 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, रेशो निकाल लोगे। आई बात समझ में। चलें आगे। चलो, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑन ईदर साइड ऑफ ए पोल। ठीक है भाई, कोई एक खंबा है, ठीक है, इसके इधर अपोजिट साइड में क्या है, ऑन ईदर साइड ऑफ पोल, ठीक है, दोनों तरफ क्या है पॉइंट पी और क्यू है। मान लो पी इधर होगा, क्यू इधर होगा। वैन ऑब्जर्व फ्रॉम पी एंड क्यू, जब पी से ऑब्जर्व करते हैं तो कितना डिग्री का नज़र आता है 60 डिग्री का, और जब क्यू से नज़र करते हैं तो कितने डिग्री का नज़र आता है हमें 30 डिग्री। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 84√3, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है 84√3 मीटर। तो बताओ हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं कहता हूँ 10 60 का मतलब ये अंडर रूट 3, ये कितना 1। अगर मैं 10 30 की बात करता हूँ, 10 30 क्या होना चाहिए 1/√3, लेकिन ये 1 तो नहीं है, 1 की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ √3 आना, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। बताओ आई के बात समझ में, ये कितना हो जाएगा 3। भाई 10 60 √3/1 होता है। अब 10 30 देखो, 10 30 क्या होना चाहिए 1/√3 होना चाहिए ना, लेकिन ये तो हाइट बराबर होगी ना, यानी कि ये √3 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो हो गया बस। एक ये है, ये 3 ही है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे हिसाब से 4 यूनिट, और इसने बता कितनी रखी 84/√3। एक की वैल्यू कितनी आ गई 21/√3। ठीक है, हमें बतानी हाइट, है ना, हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी मान रखी है हमने अंडर रूट 3, यानी कि हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू बतानी है 21√3 × √3, यानी कि 21 दिया 63 में। तो जो आंसर है वो हमारा कितना आ गया 63 मीटर्स। क्लियर। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस, कोई लाइट हाउस है कितने मीटर ऊंचा 120 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बेस ऑफ लाइट हाउस। अच्छा इस बार अपोजिट साइड में है ना, एक इधर है और एक शिप इधर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लो ऐसे होगा। ठीक है जी, तो ये वाला 60 डिग्री बना रहा है, और एक बना रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो बताओ दोनों शिपों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये शिप है दोनों, ये 60 डिग्री का बनाते हैं, तो ये भी आसान है। फिर वही, अगर मान लो मैं 10 60 की बात करता हूँ कि भाई ये अगर √3 है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस एक, इस वाले ट्रायंगल में 10 30 है, ये एक है, तो ये √3 होना चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा 3। ये √3 हो गया तो ये पूरा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार बताओ, हाइट दे रखी है 20, राइट हमारे हिसाब से कितनी है √3, यानी कि √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120/√3। हमें किसके लिए निकालनी है डिस्टेंस,
1 और 3 4, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है बीच में 4, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 480 बटे √3। रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 ऊपर √3 नीचे, तो 480 √3/3। तो ये आ जाएगा कितना 160 √3। लेकिन ऑप्शन तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 160 इंटू √3, √3 कितना होता है 1.73, तो 160 मिल जाएगा एक तो प्लस। अच्छा वो 0.75 मान लो इसे अप्रोक्सीमेटली, 0.75 कितना हो जाएगा 3/4, 40 40 दिया 120, यानी कि जो आंसर होगा वो 280 के लगभग होगा अप्रोक्स। ठीक है, तो 280 के लगभग कौन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 277 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में। चलो ये देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 120 मीटर अबव द सी लेवल। कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 120 √3। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवार्ड्स चेंजेस फ्रॉम 32 डिग्री। मान लो ये कोई शिप है, इधर आ रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल पे आ रहा था पहले, फिर ये जैसे ही आ गया है इसकी तरफ, लाइट हाउस की तरफ, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया जी 60 डिग्री चेंज होगा अगर तुम किसी चीज़ के बिल्डिंग के टावर के पास जाओगे। ठीक है, दूर से तो आराम से देख पाओगे, लेकिन जैसे जैसे पास जाते जाओगे तो तुम्हें गर्दन उठानी पड़ेगी देखने के लिए। ठीक है, ऊपर तक अगर टॉप देखना है तो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी उसने तय करी। देखो आगे वही सवाल 30 60 वाला जो ट्राइंगल है। अब ये वो बताओ, ये 60 है, अगर मैं कहता हूँ कि ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा 1। अब 30 डिग्री की बात करते हैं, अगर ये √3 है तो इसे पूरे को कितना होना पड़ता था 3, याद आ गया। अब ये एक यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का 3, 3 में से एक गई, ये डिस्टेंस कितनी है 2, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी 2 यूनिट की। अब मेरे भाई मुझे एक बात तो बता दो, हाइट कितनी मान रखी है हमने √3, और हाइट हमें दे कितनी रखी है 120 √3, √3 से √3 खत्म, एक की वैल्यू कितनी आ गई 120, 120 बतानी किसकी है हमें 2 की, कितना डिस्टेंस उसने चला, तो एक की 120, तो 2 की कितने मीटर आ जाएगी 240 मीटर। देखो कितनी आसानी से सवाल खत्म, 15 सेकंड 10 सेकंड में सवाल उड़ा सकते हो। ठीक है ना, वरना यहाँ साइन 60 लगाओगे, फिर कोई सी लेंथ निकाल लोगे, फिर ये लगाओगे, फिर टोटल में से माइनस, तो वो चक्कर पालना ही नहीं है। तुम्हें रेशो पता होना चाहिए, फटाफट देख लो कौन सी की कंपैरिजन की वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर करो, जो उनसे निकालनी है उसमें वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 मीटर हाई, कोई एक हिल है कितने मीटर हाई 240 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री। ठीक है, मान लो कोई ये पोल होगा, छोटा ही होगा पोल तो हिल से भाई, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा हमें 30 डिग्री। फिर दूसरा कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम, यहाँ से अब किसकी तरफ देख रहे हैं इसके बॉटम में, तो ये कितना दे रखा भैया 60 डिग्री। क्लियर, तो बताना व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम हिल, तो हिल से कितनी दूरी पर है। बढ़िया सवाल है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। देखो ये 30 डिग्री, अगर मैं कहता हूँ ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा √3 यूनिट, ये वाले डिस्टेंस, है ना, क्योंकि 10 31/√3 होता है। क्लियर, अब बताओ अगर मैं कह रहा 10 60, है ना, 10 60 का मतलब, अच्छा चलो छोड़ो, ये √3 हो गया, तो बताओ ये भी √3 ही होना चाहिए भाई, अगर ये डिस्टेंस √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए। अब मैं 10 60 की बात करता हूँ, 10 60 कितना होगा इस वाले ट्राइंगल में √3/1 होगा, नहीं होगा, लेकिन 1 की बजाय क्या लिखा हुआ √3, तो यहाँ √3 में किसकी मल्टीप्लाई होगी फिर √3 की, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितने यूनिट हो जाएगी 3 यूनिट। आई बात समझ में। अब बताओ मेरे भाई पूरी हाइट कितनी दे रखी है 240, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। हमें क्या बताना द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ पोल, हाँ ये CGL का सवाल है 2019 का। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट निकालनी है, ये निकालना पहले तो। ठीक, अच्छा ये 3 है, ये 1 यूनिट है, तो ये 2, यानी कि जो पोल की हाइट है वो कितने यूनिट है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, एक की 80 है तो 2 की कितनी
160 पोल तो आ गया, और डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, और इसकी डिस्टेंस हिल कितनी है √3, एक की वैल्यू 80, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 √3, डिस्टेंस फ्रॉम हिल कितनी आ गई 80 √3, इसका डिफरेंस यानी कि 160 माइनस 80 √3, 80 आ गया कॉमन, 2 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल खत्म। कितना बढ़िया सवाल था, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लगाना, रेशियो से हो रहा है सवाल। 30 डिग्री ये 1 मान लिया, √3 मान लिया, जब ये √3 तो ये भी √3 होगा, फिर tan 60 होता है √3/1, लेकिन यहाँ 1 नहीं था, 1 की वैल्यू √3, तो √3 की वैल्यू √3 इंटू √3 3, तो ये 3 यूनिट हो गया, ये 1 है तो ये 2 यूनिट आ गया, 3 की दे रखी है वैल्यू 240, 2 की निकाल लो, √3 की निकाल लो, मतलब बहुत आसान हो गया चीज़ें। ठीक है, चलो अब बच गया भाई लास्ट सवाल, चलो बहुत ही बढ़िया, आखिरी सवाल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री 220 मीटर हाई। चलो भैया, ये है 220 मीटर लंबा पेड़, और 2 पॉइंट है सेम प्लेन पर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, ये 30 डिग्री का होगा और ये कितने का होगा 45 डिग्री का होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बताओ, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या। ये 45 है, तो बताओ ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। tan 30 1/√3, ये तो 1 है ही, यानी कि इस पूरे की लेंथ कितनी होगी √3 होगी। तो इस वाले की लेंथ निकालनी है हमें, तो ये क्या आ जाएगी √3 - 1, आएगी या नहीं आएगी। अब कंपैरिजन करते हैं, इसकी हाइट दे रखी थी 220 मीटर, ये हमारे हिसाब से कितनी है एक की वैल्यू कितनी 220, हमें निकालनी किसकी है √3 - 1 की, 220, एक की 220, तो √3 - 1 की कितनी हो जाएगी 220 इंटू √3 - 1, खत्म। बताओ 220 इंटू √3 कितना होता है 1.73, -1 करोगे तो 0.73 ही रह जाएगा। सही बात समझ में। अच्छा 0.73 को मैं 0.75 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, यानी कि 3/4 हो जाएगा 55, 55 इंटू 3 165, वो ज़्यादा है, तो 165 मीटर अप्रोक्स होगी, इससे कम होगी क्योंकि मैंने ज़्यादा मान लिया यहाँ पे 0.75, तो इससे क्या होगी थोड़ी सी वैल्यू कम। देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, एक ही ऑप्शन है जो 160 की रेंज में है, यानी कि 161.05 हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 0.75 मान लिया मैंने, ज़्यादा मान लिया तो इसलिए आंसर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 0.73 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो एग्जैक्ट तुम्हारा यही आ जाएगा। तो भाई ये था सेशन, है ना, इसमें हमने लगभग 20 के आसपास सवाल कर लिए होंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इसमें, जो सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, या फिर पूछे जाने वाले होंगे। ठीक है, तो सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, है ना, अच्छे से, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो खाली बैठे हैं तैयारी छोड़ के। ठीक है, तैयारी करते रहो अपना, बस जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और प्रैक्टिस कर लेना बस इनकी, एक क्लास और लूँगा और फिर तुम्हारा क्या होगा, चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन 3D।